Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with redemption of debentures. देखो, जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगा तो रिडेम्पशन से पहले कंपनी को दो पॉइंट्स चेक करना है। रिडेम्पशन से पहले कंपनी को दो पॉइंट्स चेक करना है। नंबर वन, जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 10% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में होना चाहिए। सो पॉइंट वन क्या चेक करेगा? जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 10% शुड बी देयर इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एंड ये रूल किसके लिए है? केवल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। सेकेंड पॉइंट क्या चेक करेगा कि जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 15% शुड बी इन्वेस्टेड, which we call as debenture redemption reserve investment। यानी जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 15% should have been invested, which is called debenture redemption reserve investment। ये भी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। ठीक है, ओके। मतलब 15% वाला जो रूल है अनलिस्टेड के साथ बाकी सारे कंपनीज के लिए भी है, और जो डीआरआर 10% का क्रिएट करना है वो केवल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। डीआरआर वाला रूल केवल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है एंड 15% इन्वेस्टमेंट वाला रूल सारे कंपनीज के लिए है। समझ में आया? सो जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे देन कंपनी को 2 पॉइंट्स चेक करना है। नंबर वन, जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कंपनी रिडीम करेगा उसका 10% शुड बी देयर इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगर नहीं है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे होगा? फ्री रिजर्व्स से। तो फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो रिडेम्पशन से पहले जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 10% शुड बी देयर इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में उतना अमाउंट नहीं है तो क्रिएट करना है, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। कैसे? बाय ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड पॉइंट क्या चेक करना है? सेकेंड पॉइंट सारे कंपनीज को चेक करना है इंक्लूडिंग द अनलिस्टेड कंपनीज, कि जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी उसका 15% शुड बी इन्वेस्टेड, विच इज कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो रिडेम्पशन से पहले इट मस्ट बी इंश्योर दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो अभी एक एक करके अकाउंटिंग एंट्री इसको
जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ये केवल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करेगा कंपनी, उसका 10% शुड बी देयर इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर नहीं है तो क्रिएट करना है। कहां से? फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, रिडेम्पशन से पहले दूसरा पॉइंट क्या इंश्योर करना है कि जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कंपनी रिडीम करेगा, उसका 10%, 15%, उसका 15% शुड बी इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट करना है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? तो ये दो चीज पहले इंश्योर करना है। अब अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा। ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है। तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्या एंट्री पास होगा इसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसका अल्टीमेट डेस्टिनी इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? ये सब एंट्रीज आपकी बुक में लिखे हुए हैं। देन, तो जब फाइनली कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगा, रिडीम कर रहा है डिबेंचर्स, सो रिडेम्पशन करने से पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेच देगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देन, जितना अमाउंट पे करना है टू द डिबेंचर होल्डर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो अमाउंट को कंपनी ड्यू करेगा, ड्यू करेगा। एंड ड्यू के लिए क्या एंट्री पास होगा? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। अगर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। देन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, इसको राइट ऑफ कर देगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब काम होने के बाद DRR में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके
डीआरआर अकाउंट को क्लोज कर देना है। एंट्री क्या पास होगा इसके लिए? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? तो अभी एक एक करके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। हमेशा आप लोग को अनलिस्टेड कंपनी का ही क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब आप लोग को डीआरआर क्रिएट करने का ऑब्लिगेशन है 10%। The following balances appeared in the books of a company unlisted as on 31st December 2021. 6% mortgage, 10,000 debentures of rupees 100 each. 10,000 is the number of debentures. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। So what is the face value of the debentures redeemed? 10,000 into 100, 10 lakh. 10 lakh is the face value of the debentures redeemed. Debenture redemption reserve. Debenture redemption reserve for redemption of debentures अकाउंट में 50,000 का बैलेंस है। अब अगर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगा तो रिडेम्पशन से पहले क्या इंश्योर करना है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम करना है उसका 10% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में होना चाहिए। What is the face value of the debentures to be redeemed? 10 lakhs कैलकुलेट किया। 10 lakhs का 10% 1 लाख, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए। बट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस है? सिर्फ 50,000। होना कितना चाहिए? 1 लाख। यानी रिडेम्पशन से पहले 50,000 का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और क्रिएट करना है। 50,000 का रिजर्व और क्रिएट होगा। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट होता है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 50,000। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विथ अ शेड्यूल्ड बैंक, यानी ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, मतलब इसको कहीं पर गिरवी नहीं रखा हुआ है। कितना का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 लाख रुपया। सो रिडेम्पशन से पहले कंपनी को क्या इंश्योर करना है कि जितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कंपनी रिडीम करेगा उसका 15% शुड बी इन्वेस्टेड इन DRRI। 10 lakh is the face value of the debentures to be redeemed. 10 lakh का 15% 1,50,000। सो 1,50,000 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का है, यानी अभी और इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज इंश्योर करना था, DRR 10%, DRR इन्वेस्टमेंट 15%। ये दोनों चीज हमने इंश्योर कर लिया।
अभी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यील्ड्स इंटरेस्ट 4% per annum receivable on 31st December every year. हर साल 31st दिसंबर को इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम रिसीव होता है. सो ये इंटरेस्ट इनकम है, तो इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे. रुको. बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज ₹9 लाख. बैंक में 9 लाख रुपया है. तो समझ ही जाओ, बैंक में 9 लाख रुपया जो डिबेंचर्स रिडीम करना है उसका फेस वैल्यू 10 लाख है. यानी कहीं ना कहीं शॉर्टेज है. तो ये शॉर्टेज खत्म कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे. रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तो बैंक में बैलेंस आ जाएगा, जिससे हम रिडेम्पशन का पेमेंट कर पाएंगे. ठीक है. द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू December 31, 2021. अब डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को. 31st December 2021 तक जितना इंटरेस्ट होता है दैट हैज बीन पेड. यानी 31st December तक पूरा हिसाब क्लियर है. डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर दिया है टिल 31st December 2021. On February 28, 2022, the investments were realized at par. सो 28 फरवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है एट पार में. इन्वेस्टमेंट्स कितना का था? 1.5 लाख रुपया. सो 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट को 1.5 लाख में बेचा है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो इससे बैंक में 1.5 लाख रुपया आ गया और DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया. बट उसको करने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स 28 फरवरी को बेचा है, तो इस पर 2 महीना का इंटरेस्ट कंपनी रिसीव करेगा. 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करेगा. इंटरेस्ट का हिसाब कब तक का क्लियर है? 31st दिसंबर तक का हिसाब क्लियर है, क्योंकि हर साल इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट 31st दिसंबर को मिलता है. तो 31st दिसंबर तक का हिसाब क्लियर है. ये लिखा हुआ रिसीवेबल ऑन 31st दिसंबर एवरी ईयर. अभी 28 फरवरी को 2022 को 28 फरवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, तो 2 महीना का इंटरेस्ट रिसीव करेगा कंपनी ऑन इन्वेस्टमेंट्स. कैलकुलेट करो 2 महीना का इंटरेस्ट कितना बनता है. 1.5 लाख पर 4% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट इज 1,000, है ना. 1.5 लाख के ऊपर में 4% के हिसाब से 2 महीना का इंटरेस्ट इज 1,000. सो 1,000 इंटरेस्ट रिसीव करेगा कंपनी. क्या एंट्री पास होगा इसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट DRR डिवेंचर इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन. अकाउंट, DRR आई अकाउंट. राइट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR आई अकाउंट 1,000. सो बैंक में 1,000 और आ गया. और ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको ईयर के एंड में जाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इनकम है तो क्रेडिट में. सो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. डेबिट कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन DRR आई अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस.
1000। देन आगे क्या बोला हुआ है, एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ, डिबेंचर्स वर पेड ऑफ यानी रिडेम्पशन एट ₹101। डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना था 100, एंड रिडेम्पशन कितना पर हो रहा है 101, यानी ₹1 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। पर डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज ₹1 per debenture. And what is the number of debentures? 10,000. So premium on redemption is 10,000 into 1, 10,000. So debentures redeem premium पर हुआ है। Together with accrued interest, यानी debentures को redeem करने के टाइम कंपनी ने जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी पे कर दिया। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया होगा, देखो इधर में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू December 31, 2021, यानी 31 दिसंबर 2021 तक का इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है। तो अभी बस जनवरी 2022, फरवरी 2022 ये 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, तो पेमेंट करना है रिडेम्पशन के टाइम। सो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज है। इंटरेस्ट का रेट डिबेंचर्स के ऊपर 6%, ये रहा दिया हुआ 6%। सो 10 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 10,000, 10,000. 10,000। तो ये कंपनी पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। एंड देन ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। अभी रिडीम करना है तो रिडेम्पशन के लिए पहले अमाउंट ड्यू, क्लियर। हमने क्या क्या कर लिया है, वैसे हमने सबसे पहले ये इंश्योर किया कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 10%, 1 लाख का बैलेंस है या नहीं। 50,000 का बैलेंस था, तो हमने 50,000 का डीआरआर और क्रिएट कर दिया। क्या एंट्री पास करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। सो डीआरआर अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस आ गया, विच इज 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। सेकेंड, हमने ये इंश्योर किया कि डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड है 10 लाख का 15%, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट में है। नेक्स्ट, अभी रिडेम्पशन करने के टाइम इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से पहले इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है 2 महीने का, जनवरी एंड फरवरी 2022 का, उसको रिसीव किया। सो थर्ड, हमने इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई अकाउंट को रिसीव किया फॉर 2 मंथ्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई अकाउंट 1,000 रुपीज रिसीव किया। पीएल में ट्रांसफर करने वाला काम तो ईयर के एंड में कर देंगे। फोर्थ में, इंटरेस्ट को रिसीव करने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, वो पार में बिका, 1.5 लाख का था, 1.5 लाख में बिका। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1.5 लाख रुपये। सो बैंक में 1.5 लाख रुपया आया,
इंटरेस्ट का 1,000 रुपया भी आ गया था। तो बैंक में अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस है जिससे कि हम रिडेम्पशन का पेमेंट कर पाएंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा। देन रिडेम्पशन करने से पहले डिबेंचर्स पर जो 2 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ था उसका पेमेंट करेंगे। जनवरी 2022 एंड फरवरी 2022 में जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसका पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 हुआ ये। तो ये सारे काम हो चुके। इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अभी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बंद है, क्लोज। अभी ये सब काम करने के बाद रिडेम्पशन के लिए अमाउंट को ड्यू करना है। ड्यू का एंट्री 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख 10,000, then debenture holders account debit to bank 10 lakh 10,000, देन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है इसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। बिकॉज डिबेंचर्स का रिडीम हो चुका है, रिडेम्पशन हो चुका है, तो डीआरआर अकाउंट में बैलेंस रखने का कोई पर्पस नहीं है। तो इस अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो एंट्री विल बी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख। क्लियर है? हम लोग को इस क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बनाना है, तो मैंने जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लिया है। आप लोग एक बार लेजर अकाउंट प्रैक्टिस कर लेना। ओके? सर कितने मार्क्स का आता है ये 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने। 8 to 10 मार्क्स इस चैप्टर से, 8 to 10 मार्क्स। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। अनलिस्टेड कंपनी है, पकड़ के ही चलना कि अनलिस्टेड कंपनी का एक क्वेश्चन आएगा जिसके लिए डीआरआर क्रिएट करने का ऑब्लिगेशन होगा। वैसे इजी लगा ना इलस्ट्रेशन 1, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ ना? नहीं सर। नहीं सर। करेक्ट। अब 12% डिबेंचर्स 7.5 लाख का है। सो रिडेम्पशन करने से पहले दो चीज इंश्योर करना है। डीआरआर अकाउंट में 10%, 7.5 लाख का 10% 75,000, और डीआरआर अकाउंट में है कितना? केवल 25,000। यानी 50,000 का डीआरआर क्रिएट करना है। एंड डीआरआर क्रिएट करने के लिए एंट्री इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डीआरआर अकाउंट 50,000, जिससे कि डीआरआर अकाउंट में 75,000 का बैलेंस आ जाए। सेकेंड, अपने को क्या इंश्योर करना है कि 7,50,000 का 15% कितना आ रहा है? 7,50,000 का 15% इज 1,12,500। इतना डीआरआर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो देखो डीआरआर इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,12,500 है। किसमें? सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? सो डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500 का है। तो ये चीज इंश्योर्ड कर लिया हमने।
Annual contribution to DRR was made on 31st March every year. DRR अकाउंट में जो अपने ट्रांसफर करते हैं वो 31st मार्च को करते हैं. On 31st March 2022, balance at bank was rupees 7,50,000. बैंक में 7.5 लाख रुपया है. बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट को रिसीव कर लेते हैं. किस पर? डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर. डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का रेट 10% है. ये जो अपने को बैलेंस दिया हुआ है ये 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग डेट का है. एंड अभी हम लोग कौन से डेट में आ गए हैं? ईयर के एंड में 31 मार्च 2022, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. फुल ईयर का इंटरेस्ट रिसीव करना है बिकॉज रिडेम्पशन कब हो रहा है? ईयर के एंड में 31 मार्च 2022. तो इसीलिए पूरे ईयर का इंटरेस्ट, फुल ईयर का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. 1,12,500 का 10% 11,250 का इंटरेस्ट रिसीव करना है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 11,250 रिसीव कर लिया. क्योंकि हम लोग ईयर के एंड में, तो इंटरेस्ट का इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 11,250. सो इंटरेस्ट का काम हो गया. द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,12,500. तो इससे क्या हो रहा है? बैंक में 1,12,500 आ गया और डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है. तो इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेच दिया. क्लियर? क्या क्या हो चुका है अभी तक? हमने सबसे पहले इंश्योर किया कि डीआरआर अकाउंट में 10% अमाउंट होना चाहिए. ठीक है. 7,50,000 का 10% 75,000 होता है और डीआरआर अकाउंट में 25,000 था, तो 50,000 का डीआरआर और हमने क्रिएट किया. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डीआरआर 50,000. नेक्स्ट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. 7,50,000 का 15% 1,12,500 डीआरआर इन्वेस्टमेंट में है. तो शांति. देन ईयर के एंड में रिडेम्पशन हो रहा है. रिडेम्पशन के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से पहले इन्वेस्टमेंट्स पर जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसको रिसीव करेंगे. तो इंटरेस्ट को रिसीव करने का एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 11,250. इंटरेस्ट का इनकम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया. अभी इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो इसे बैंक में 1,12,500 आ गया एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है. क्लियर? डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, यानी रिडेम्पशन प्रीमियम में हुआ है. तो अभी ये सब काम करने के बाद हम लोग रिडेम्पशन का अमाउंट को ड्यू करेंगे. 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 7,50,000. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 75,000. टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? 7,50,000 प्लस 75,000 कितना आ रहा है? 8,25,000. So 12% debentures account debit 7,50,000. Premium on redemption account debit 75,000.
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 8,25,000। देन पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,25,000। एंड ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस है, एक्सपेंस है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 75,000। देन लास्ट में डीआरआर अकाउंट में जो बैलेंस है कितने का, 75,000 का, इसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। सो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 75,000। क्लियर है? यस सर। तो इसमें आपको लेजर अकाउंट जो जो बनाना है वो मेंशन करके दिया हुआ है, तो वो अपने बना लेंगे। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 एक टाइप का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 3 थोड़ा हटकर है, इसमें सच अपने को जर्नल एंट्रीज नहीं पास करना है, बट कुछ कैलकुलेशंस करके देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। XYZ Limited has issued 1,012% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन ड्यू होगा तो उस दिन डिबेंचर होल्डर्स को दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आप रिडेम्पशन के लिए कैश लीजिए या फिर अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सो व्हेन द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, debenture holders will be given two options: either to take money cash for redemption or to convert their debentures into equity shares of the company. So such type of debentures are called convertible debentures. डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया का है, redeemable after a period of 5 years according to the terms and conditions of the issue. These debentures were redeemable at a premium of 5%. यानी रिडेम्पशन प्राइस कितना है, 105। यानी एक एक डिबेंचर्स के लिए कंपनी को कितना प्राइस पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, 105 पर डिबेंचर। द डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो हैड द ऑप्शन, क्या ऑप्शन उनके पास, कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन दे कैन कन्वर्ट 20% of their holdings into equity shares। क्या ऑप्शन दिया गया डिबेंचर होल्डर्स को कि रिडेम्पशन के टाइम आप अपने 20% होल्डिंग्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर किसी के पास 100 डिबेंचर्स है तो उसके पास ऑप्शन है कि 100 डिबेंचर्स में से 20 डिबेंचर्स को वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बाकी 80 डिबेंचर्स के लिए वो उसको कैश लेना पड़ेगा कंपनी से। यानी कंपनी जो है सारे डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रही। वो बोल रहे कि जितना डिबेंचर्स है आपके पास उसका केवल 20% आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बाकी 80% के लिए आपको कंपनी से कैश लेना पड़ेगा। तो अगर किसी डिबेंचर होल्डर के पास 100 डिबेंचर्स है तो 100 में से केवल 20 डिबेंचर्स वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी 80 डिबेंचर्स के लिए उसको कैश लेना पड़ेगा कंपनी से। बट इन आइदर केस, हर केस में चाहे आप कन्वर्ट करें या पेमेंट इन कैश ले, एक एक डिबेंचर के लिए कंपनी को प्राइस कितना पे करना है, 105। तो चाहे आप कन्वर्ट करो
या फिर कैश में पेमेंट लो। एक एक डिबेंचर के लिए कितना प्राइस पे करना है? 105। तो आगे क्या बोला हुआ है? कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। तो कंपनी क्या बोल रहे हैं कि मेरे एक एक इक्विटी शेयर का प्राइस ₹20 है, ₹20 है। तो 20-20 रुपया का हम इक्विटी शेयर्स आपको देंगे कन्वर्जन पर। तो कन्वर्जन पर जो आपको इक्विटी शेयर्स मिलेगा, एक एक इक्विटी शेयर का वैल्यू प्राइस ₹20 है। तो कन्वर्जन पर हम आपको 20-20 रुपए का इक्विटी शेयर्स देंगे। एंड बैलेंस इन कैश, यानी बाकी 80% के लिए उसको कैश ही लेना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को कैश ही लेना पड़ेगा। अब हमारा मेन कैलकुलेशन इसके लिए है। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग ₹20,000, अमाउंटिंग ₹20,000 मतलब क्या? इन डिबेंचर होल्डर्स के पास जो डिबेंचर्स है उसका फेस वैल्यू ₹20,000 है, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹100 है। तो इन डिबेंचर होल्डर्स के पास कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है? 200। 200 डिबेंचर्स है। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग ₹20,000 मतलब इन डिबेंचर होल्डर्स के पास जो डिबेंचर्स है उसका फेस वैल्यू ₹20,000 है, एंड एक डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹100 है। यानी इन डिबेंचर होल्डर्स के पास 200 डिबेंचर्स है। 200 is the number of debentures these debenture holders have. They have opted to get their debentures converted. These debenture holders have opted to get their debentures converted into equity shares as per terms of the issue. ठीक है, देखो इन डिबेंचर होल्डर्स के पास 200 डिबेंचर्स है। ठीक है, तो इन लोग कन्वर्जन के लिए ऑप्ट किया है। कन्वर्जन का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सिंपल है कि जितना डिबेंचर्स आपके पास है उसका केवल 20% आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके पास 200 डिबेंचर्स है, 200 डिबेंचर्स का 20% यानी 40 डिबेंचर्स को ये कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, एंड बाकी 80% यानी 160 डिबेंचर्स के लिए दे विल गेट कैश। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में ये कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा डिस्कस कर रहे हैं। पहले मेरे को बताओ, ये जो 160 डिबेंचर्स के लिए इन लोग को कैश मिलेगा उसका अमाउंट कितना होगा? एक एक डिबेंचर का रिडेम्पशन प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस इज 105। तो 160 डिबेंचर्स के लिए दे विल गेट 160 into 105 which is equal to 16,800। ठीक है, so 16,800 they will receive in cash। और ये जो 40 डिबेंचर्स कन्वर्ट होगा, ये 40 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्राइस कितना है? 40 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्राइस इज 40 into 105। कितना आ रहा है? 4,200। तो इन 40 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्राइस 4,200 है,
यानी कंपनी को इन 40 डिबेंचर्स के अगेंस्ट 4,200 का इक्विटी शेयर्स देना है। ये 40 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्राइस 4,200 है, यानी कंपनी को इन 40 डिबेंचर्स के अगेंस्ट 4,200 का इक्विटी शेयर्स देना है। और कंपनी का एक इक्विटी शेयर का प्राइस क्या बोला कंपनी ने, 20 रुपया है। एक इक्विटी शेयर का प्राइस 20 रुपया है। सो टेल मी द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। 4,200 का इक्विटी शेयर्स देना है और एक इक्विटी शेयर का प्राइस 20 रुपया है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, 210। आई बात समझ में, क्लियर यस। है? यस। सो वही अपने को पूछे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 210, कैश पेड 16,800 for these rupees 20,000 debentures. The last question of this chapter, illustration 4. ये एक मिक्स्ड बैग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको राइट इशू, बोनस इशू, रिडेम्पशन सब मिलेगा। At the annual general meeting, it was resolved कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू कर रहे टू परचेज वन rupees 10 share, 10 is the face value, at rupees 15 for every 4 shares held। यानी कंपनी राइट इशू कैसे कर रहे हैं, हर 4 शेयर्स पर एक शेयर का राइट इशू। एंड राइट इशू के लिए प्राइस कितना चार्ज कर रहे हैं कंपनी, 15 रुपये। एंड सारे शेयर होल्डर्स ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, यानी सारे शेयर होल्डर्स को राइट इशू हुआ है। कैसे हुआ राइट इशू, हर 4 शेयर्स पर एक राइट इशू, एक शेयर का राइट इशू। और राइट इशू का प्राइस कितना चार्ज किया कंपनी ने, 15 रुपया। अभी देखो कंपनी ने कितना इक्विटी शेयर्स इशू करके रखा हुआ है, 20,000। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड, 20,000 into 1/4, 5,000 is the number of right shares issued। एंड राइट इशू का प्राइस कितना है, 15, फेस वैल्यू 10, यानी प्रीमियम 5। तो एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 into 15 to equity share capital, 5,000 into 10 to securities premium, 5,000 into 5। ठीक है, एक ही एंट्री पास करना है, लोगों ने 2 एंट्री पास कर लिए, आपको एक ही एंट्री पास करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 into 15 to equity share capital, 5,000 into 10 to securities premium, 5,000 into 5। अब ये राइट इशू करने के बाद कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए, पहले 20,000 थे, राइट इशू 5,000 का है, तो अभी 5,000 का राइट इशू है, तो अभी कितना इक्विटी शेयर्स हो गया, 25,000। 25,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बी में क्या बोला है, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। बोनस इशू से पहले राइट इशू हुआ था, राइट इशू के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 25,000 हो गया। अभी बोनस इशू हो रहा है, हर 5 शेयर्स पर एक शेयर, तो 25,000 शेयर्स पर 25,000 इंटू 1/5, 5,000 इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स इशू करेगा कंपनी, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, यानी बोनस इशू का अमाउंट 5,000 इंटू 10, 50,000 है।
तो पहले तो बोनस को सैंक्शन करने का एंट्री, क्या एंट्री पास होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू bonus to equity shareholders 50,000, then bonus to equity shareholders account debit to equity share capital 50,000. क्लियर है? तो ये बोनस इशू का एंट्री। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा वाला? ये जो राइट इशू किया था वो वाला, ये जो राइट इशू किया था वो वाला। तो अपन बोनस इशू के चैप्टर में ये डिस्कस भी किए थे। दो एज सच ऐसा कोई रूल कानूनी तौर पर नहीं है, बट स्टिल इन जनरल ये प्रैक्टिस में है कि जब बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो हमारा ऑर्डर टू यूटिलाइज द रिजर्व्स क्या होगा? बोनस इश्यू के लिए सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन फ्री रिजर्व्स। क्यों? बिकॉज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का एक ही यूज है, दैट इज बोनस इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो जब बोनस शेयर्स इश्यू करें तो सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को ही यूज करना है, क्योंकि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मात्र एक ही यूज है, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। सेकेंड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 यूज है एंड 5 में से एक यूज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो जब बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो सेकंड नंबर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे। करने के बाद और भी रिजर्व्स का जरूरत है तो फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे, जिसमें जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। बट इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर मैंने बताया कि पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन फ्री रिजर्व्स, इस ऑर्डर को यूज करने का एज सच कोई कानूनी तौर पर रूल नहीं है, रूल नहीं है ऐसा, बट इन जनरल ये प्रैक्टिस होता है, यानी लोग इसको फॉलो करते हैं। एज सच इसका नियम कहीं पर नहीं है। तो अगर अपने एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स करके आ जाते हैं तो हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा। बट क्योंकि हम लोग सीए का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिस में जो होता है उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो एग्जाम में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स करके, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स करके आ जाए। अदरवाइज अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स करते हैं 50,000, तो भी हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा, आधा मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है? बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीए के स्टूडेंट से किया पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो उसको यूज करें। तो बोनस इशू से पहले कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया था, तो राइट इशू प्रीमियम में हुआ था, तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हुए। दिस इज कलेक्टेड इन कैश ओनली बिकॉज बोनस इशू के लिए सॉरी राइट इशू के लिए कंपनी ने रुपया लिया 15 करके बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब ये जो 25,000 का प्रीमियम है, दिस हैज बीन कलेक्टेड इन कैश। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश can be used to issue bonus shares. So ये सैंक्शन का एंट्री है, सिक्योरिटीज में 25,000 था तो उसको पहले यूज कर लिया, बाकी 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन बोनस इशू का एंट्री इज बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
50,000. Next, to repay the debentures at a premium of 3%, यानी डिबेंचर्स को रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 3%. The DRR investments realized at par as per existing book value. Give the necessary journal entries for these transactions. तो एक एक करके डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो रिडेम्पशन से पहले दो चीज इंश्योर करना होता है. वो दो चीज क्या इंश्योर करना होता है कि डीआरआर अकाउंट में 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन है. देखो, जो डिबेंचर्स रिडीम करना है उसका फेस वैल्यू 1,20,000 है. 1,20,000 का 10% इज 12,000. सो वी नीड टू एंश्योर दैट कि डीआरआर अकाउंट में 12,000 है. बट क्वेश्चन में देखो, डीआरआर अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया हुआ है, तो अपने को रिडेम्पशन से पहले डीआरआर अकाउंट क्रिएट करना होगा. कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 12,000. तो पहले ये करेंगे. दूसरा, सेकेंड चीज अपने को क्या इंश्योर करना है कि 1,20,000 का 15% has been invested in DRR investment account. So DRR investment account में 1,20,000 का 15% बताओ कितना है? 18,000. यानी डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 18,000 होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 18,000 होना चाहिए. क्वेश्चन में देखो, डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो हमें डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना होगा. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000. ठीक है, 18,000. राइट. अभी इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट को रिसीव करने का एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डीआरआर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट को रिसीव करने का एंट्री नहीं पास होगा. अभी डिबेंचर्स को रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे. ड्यू करने से पहले क्या करना है? इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है. इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है, तो पहले इन्वेस्टमेंट्स को बेचो. बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 लिखा हुआ है. डीआरआर इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000. अभी रिडेम्पशन को ड्यू करो. 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 3% है 3,600. टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,23,600. पेमेंट का एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,23,600. देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600. एंड जो डीआरआर क्रिएट करके रखा हुआ था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है. डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. क्लियर है? Yes, sir. तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है. ठीक है, तो ये हुए मेरे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल. तो ये चैप्टर कंप्लीट.
समझ में आया पूरा डिस्कशन? क्लियर इलस्ट्रेशन 1 to 4? यस सर। राइट। सो ये चैप्टर कंप्लीट। अब अपने को इस चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमटीपीज एंड आरटीपीज को करना है। ठीक है, तो इसी के साथ कंपनी अकाउंट्स के सारे यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ओके देन, क्लियर है, बाय।